इन दिनों एक बार फिर बांग्लादेश चर्चा में है, लेकिन ये चर्चाएं शेख हसीना के बाद पहले चुनाव और प्रधानमंत्री को लेकर हो रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं आपको बांग्लादेश का इतिहास। आज जिस देश को हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो कभी पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ उस समय पाकिस्तान दो भागों में बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। दोनों के बीच में लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी हुआ करती थी और बीच में पूरा भारत। भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा सब अलग अलग। पूर्वी पाकिस्तान की जनता बंगाली थी जबकि सत्ता पूरी तरह पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी। भाषा विवाद और असंतोष था। 1952 में पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को ही राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जबकि पूर्वी पाकिस्तान की 90% जनता बंगाली बोलती थी। ढाका में छात्रों ने विरोध किया, पुलिस ने फायरिंग की और कई छात्र मारे गए। यही घटना आगे चलकर बांग्लादेश आंदोलन की पहली चिंगारी बन जाती है। इसके बाद उदय होता है शेख मुजीबुर रहमान का। शेख मुजीबुर रहमान का जो पहली बार पूर्वी पाकिस्तान में एक नेता के तौर पर उभरे। शेख मुजीबुर रहमान उन्होंने अवामी लीग पार्टी की स्थापना की। उसके माध्यम से पूर्वी पाकिस्तान को अधिकार दिलाने का एक आंदोलन शुरू किया। उनकी 6 सूत्री कार्यक्रम वास्तव में स्वायत्तता की पहली मांग थी। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव होते हैं। अवामी लीग ने 300 में से 167 सीटें जीत ली, यानी केंद्र में सरकार बनाने का पूरा अधिकार शेख मुजीब को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान की सत्ता में बैठे राष्ट्रपति जनरल याहिया खान और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता देने से इनको मना कर दिया। अब कहानी यहां से शुरू होती है। दिन आता है 25 मार्च 1971 की रात। पाकिस्तान सेना ने ढाका और पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट चालू कर दिया और इस ऑपरेशन में 1 लाख बंगाली नागरिक, बुद्धिजीवी, छात्र और महिलाओं पर अत्याचार होने लगा। इस ऑपरेशन की क्रूरता का असर यह रहा कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत आ गए। तब उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत ने शरणार्थियों को शरण दी और मुक्ति वाहिनी नाम से जो संगठन बनाया था उसमें भारत ने सहयोग दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई आरंभ कर दी। केवल 13 दिनों में पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों की सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है और ये जेल से रिहा कर दिए जाते हैं। जेल से रिहा होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश लौटे और देश के पहले राष्ट्रपति बने। उन्हें बंगबंधु यानी राष्ट्रपिता कहा गया। लेकिन 15 अगस्त 1975 को सैन्य तख्ता पलट में उनकी और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई। 1975 के बाद बांग्लादेश में कई साल सैन्य शासन चलता रहा। बाद में लोकतंत्र वापस आया और आज शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक नेता और प्रधानमंत्री का पद सुशोभित कर चुकी। आज बांग्लादेश दक्षिण एशिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। टेक्सटाइल उद्योग, निर्यात, महिला श्रम भागीदारी और जनसंख्या नियंत्रण में उसने उल्लेखनीय प्रगति की। बांग्लादेश का निर्माण केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि भाषा, पहचान, अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई थी, जिसमें भारत की निर्णायक भूमिका रही और दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश अचानक राजनीतिक अराजकता में चला गया। सेना के भीतर बगावतें शुरू हुई और सत्ता कई हाथों में घूमती रही। इसी दौर में एक नाम सामने आया, मेजर जनरल जियाउर रहमान। जियाउर रहमान वही सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने 1971 के युद्ध के समय रेडियो पर बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1975 की उथल पुथल के बाद धीरे धीरे उन्होंने सेना और प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और 1977 में वे बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए। पहले बांग्लादेश खुद को
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहता था, लेकिन जियाउर रहमान ने संविधान में संशोधन कर उसे इस्लामी पहचान दे दी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की स्थापना की। निजी उद्योग को बढ़ावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर, भारत से थोड़ी दूरी, चीन पाकिस्तान से नजदीकी इनकी प्रमुखता थी। लेकिन 30 मई 1981 को चटगांव में एक सैनिक विद्रोह होता है। उस विद्रोह में इनकी हत्या कर दी जाती है। जियाउर रहमान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया राजनीति में आई। वो धीरे धीरे बीएनपी की सबसे बड़ी चेहरा बन गई। 1982 में फिर सेना प्रमुख हुसैन मोहम्मद इरशाद ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और लगभग लंबे अंतराल 9 साल तक सैन्य शासन चलता रहा। 1990 में जनता ने भारी आंदोलन किया। इसके बाद इरशाद को हटना पड़ा और बांग्लादेश में लोकतंत्र वापस आया। 1991 में फिर चुनाव हुआ, खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद बांग्लादेश की राजनीति दो परिवारों के बीच सिमट गई। एक तरफ शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना, दूसरी तरफ जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया। इसे बांग्लादेश में बेगम बनाम बेगम पॉलिटिक्स कहा जाने लगा। दोनों पार्टियां सत्ता में आती जाती रहीं, लेकिन राजनीतिक हिंसा, हड़ताल और विरोध आम बात बन गई। अब कहानी आती तारिक रहमान की। तारिक रहमान खालिदा जिया और जियाउर रहमान के बड़े बेटे हैं। 2001 में जब खालिदा जिया दोबारा प्रधानमंत्री बनी, तब तारिक रहमान को आधिकारिक पद भले ही न मिला हो, लेकिन उन्हें बीएनपी का सबसे शक्तिशाली चेहरा माना जाता था। सरकार के फैसले, प्रशासनिक नियुक्ति, पार्टी संगठन पर उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसी समय उन पर भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और सत्ता के दुरुपयोग के तरह तरह के आरोप भी लगने लगे। 2004 के ढाका ग्रेनेड हमले जो शेख हसीना पर हुआ था की जांच में उनका नाम सामने आया। 2007 में बांग्लादेश में आपातकाल लगा, सेना समर्थित अंतरिम सरकार बनी, तारिक रहमान को गिरफ्तार किया गया। बाद में इलाज के बहाने वे लंदन चले गए और वहीं से बीएनपी की राजनीति संचालित करने लगे। शेख हसीना लंबे समय तक सत्ता में रही। खालिदा जिया कानूनी मामलों में सजा के कारण सक्रिय राजनीति से दूर होती गई और तारिक रहमान विदेश में रहकर बीएनपी का संचालन करने लगे। यानी बांग्लादेश की राजनीति आज भी दो परिवारों, मुजीब परिवार और जिया परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। 1971 में जो देश स्वतंत्रता की लड़ाई से बना था, 1975 के बाद वह एक तरह से राजनीतिक वंशवाद और सत्ता संघर्ष की राजनीति में बदल गया और जियाउर रहमान से शुरू हुई धारा आज तारिक रहमान तक पहुंच चुकी है। देखते हैं कि एक बार तारिक रहमान बांग्लादेश की सत्ता पर लौटे हैं तो अब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है। धन्यवाद।